नमस्कार। आज जो मैं केस आपके सामने पेश करूंगा, ये एक 50 साल के होम्योपैथिक फिजिशियन का केस है जो किसी गवर्नमेंट डिस्पेंसरी में लगे हुए हैं। इनको 8-10 दिनों से काफ़ी ज़्यादा बुखार चल रहा था। इन्होंने एलोपैथिक मेडिसिन ली, 1-2 बार अपनी दवाई भी ली, पर जब रिलीफ नहीं हुआ और धीरे धीरे इनकी कमज़ोरी बढ़ने लगी और एक ऐसी अवस्था पे पहुंच गए कि जहां इनके लिए काम करना मुश्किल हो गया। और छुट्टियां, क्योंकि ये फीवर में थे इसलिए छुट्टियां ले रहे थे अपने ऑफिस से, डिस्पेंसरी से, तो ज़्यादा छुट्टी मिलना भी संभव नहीं था। और दूसरा, छुट्टी लेने के बाद अगर वहाँ छुट्टी ना लें और वहाँ अपने क्लिनिक पे चले जाएं बुखार में, तो भी काम करना मुश्किल था। और अगर छुट्टी लेके घर पे बैठे तो 2 दिन से ज़्यादा बुखार के नाम पे छुट्टी मिलती नहीं है। और अगर कोई और बहाना बनाते हैं तो अफसरों के आकर इंक्वायरी के करने का डर इनके दिमाग में था। तो इसलिए ये ऑफिस जाते रहे कुछ दिन तो, लेकिन बाद में तो फिर इनकी हालत ख़त्म बिल्कुल हो गई, जाने की ताकत ही नहीं बची और इनको समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ऑफिस जाऊं ना जाऊं, जाऊंगा तो क्या होगा, ऊपर से ऑफिसर्स की विजिट होती रहती है। और फिर मॉरली भी इनको लग रहा था कि मैं तनख्वाह गवर्नमेंट से ले रहा हूं और काम उसकी एवज में कर नहीं रहा हूं। तो ये भी बात इनको पिंच कर रही थी काफ़ी गहराई तक मन में। तो ये पहले भी मेरे से अपने परिवार का, जानकार लोगों का इलाज करवाते रहे हैं। जब ये पूरी तरह से थक गए कि बुखार किसी तरह से भी उतर नहीं रहा है और आगे छुट्टियां मिलना भी आसानी से संभव नहीं है और बिना काम करे सरकारी तनख्वाह उठाना भी इनको गवारा नहीं था, तो इसलिए इन्होंने फिर मुझको फ़ोन किया ताकि मैं इनको दवाई दूं और इस बुखार से छुटकारा मिले। तो जो कुछ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुआ है उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग मैं आपके सामने सुना रहा हूं ताकि आप खुद जान सको कि पेशेंट किस तरह बोलता है, हम क्या सवाल करते हैं और उनका कौन सा एक्सप्रेशन का क्या मतलब निकाला जा सकता है। तो वो जो केस टेकिंग के बारे में बहुत सारे दर्शक पूछते रहते हैं, तो वो समस्या भी इस केस के माध्यम से कुछ हद तक सुलझ सकती है। एक आइडिया लग जाएगा कि आखिर मैं केस किस तरह से लेता हूँ। तो अगली जो आवाज़ सुनेंगे वो पेशेंट की आवाज़ होगी। गोरखपुर से बोल रहे हैं सर? हाँ बोलो। सर ये कह रहे हैं कि फीस हम डिपॉजिट सर करवा दिए 4 बजे के आसपास। अच्छा, चेक कर लीजिएगा सर। हाँ कोई नहीं, बता। कह रहे हैं सर कि मेरा खुद का है। आपको सांस फूल रहा है आपका? तो हाँ सर, तो 2 मिनट हम बात करें। चलो वो सर, हाँ 8 क्या 10 दिन हो गया लगभग। 8-10 दिन हो गए। अच्छा, हल्का सा शादी वादी थी, शादी? हाँ उसी में सर ठंडा वंडा लग गया, लापरवाही हो गई। हाँ क्या नाम है, तब से सर इधर 5-6-7 दिनों से बुखार है। अच्छा, बुखार हो गया है? हाँ सर। हाँ, और ठंडा दे के बुखार आ रहा था। अच्छा, जैसे कि वो चिल्लेस थी। पहले ठंडा शुरू होता था, बुखार, तेज बुखार, तो 4-5 दिन तो एंटीबायोटिक लिए। सब जान ही रहा सर, पापा एलोपैथिक डॉक्टर हैं। 3-4 दिन हम रेस्ट भी किए, ड्यूटी नहीं जा रहे हैं। अच्छा, और लेकिन सर बुखार तो अब हल्का हो गया है, लेकिन कमजोरी इतनी ज्यादा है कि जैसे मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, बुखार अगर थोड़ा भी चढ़ता है तो और कमजोरी बढ़ जाती है। बुखार थोड़ा भी चढ़ता है तो? बुखार अगर थोड़ा भी चढ़ जा रहा है तो कमजोरी और बढ़ जा रही है, मैंने बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती है। अच्छा,
आगे 4-5 दिनों से सर ड्यूटी नहीं जा रहा हूँ, तो कब तक आखिर छुट्टी लेके बैठे रहेंगे ये कह रहे हाँ हाँ सर। मतलब छुट्टी में क्या, जी सर, छुट्टी में क्या समस्या आती है? अब छुट्टी में नहीं सर, सरकारी नौकरी है, मेडिकल ऑफिसर हूँ सर। हाँ। तो अब वहाँ तो आप जानते ही हैं सर, बुखार के नाम पे 2 दिन 3 दिन से ज्यादा की छुट्टी देते नहीं है। हाँ। तो इससे भी स्थिति ठीक है नहीं, रोज इधर अधिकारी उधर अधिकारी यहाँ वहाँ। हाँ। और सर खुद भी कितने दिन घर बैठे रहे, अच्छा नहीं लगता है सर ड्यूटी। क्या अच्छा नहीं लगता? सर ड्यूटी में आखिर तनख्वाह बन रही है। हाँ। और कितने दिन तक आखिर बिना वहाँ अस्पताल पे गए और घर बैठे रहे बीमारी के नाम पे। मतलब वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे? मुझे नहीं अच्छा लगता है सर, खुद को मॉडल ही अच्छा नहीं लगता। हाँ, मैं फ्री में तनख्वाह ले रहा हूँ, ये कह रहे हो आप? नहीं सर, जैसे हाँ सर, खुद मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैंने इतने दिनों से 6 दिन 7 दिन हो गया और मैं जो हूँ ड्यूटी नहीं जा रहा हूँ। हाँ। और ड्यूटी में जाने की सोचता भी हूँ तो सर इतनी कमजोरी लगती है कि क्योंकि मुझे 40-45 किलोमीटर मेरी वो जहाँ मेरी पोस्टिंग है। हाँ। तो मुझे 1.5 घंटा 2 घंटा लग जाता है जाने में, 1.5-2 घंटा आने में। हाँ। तो मेरी हिम्मतें जवाब जा रही है कमजोरी की वजह से, मैं जा रहा हूँ और आऊँ। मतलब वहाँ इतनी दूर जाऊंगा आऊंगा, हिम्मत नहीं है। हाँ, हिम्मत नहीं हो पा रही। हाँ। ठीक। मेरे लिए सबसे ज्यादा कमजोरी है सर, वो मुझे बहुत दिक्कत दे रही है। हाँ, उठने नहीं दे रही ना। हाँ ठीक है, वो मुझे एकदम परेशान करती है। ठीक सर। आपने दवाइयाँ कुछ खाई है? अभी मैंने क्या रूब्रिक लिए, रूब्रिक से ज़्यादा जो मेरा केस टेकिंग होता है, एनालिसिस होता है, वो माइंड में चलता है मेरे। यानी जो स्टडी की है बहुत सालों से, बहुत बारीक ढंग से हर दवाई की जो स्टडी की है, उसके द्वारा एक मेडिसिन की पर्टिकुलर छवि दिमाग में बैठ गई है, जबकि उनके रूब्रिक पूरी तरह से मुझको नहीं मालूम होते हैं कि कौन सा रूब्रिक लिया। इसलिए मैं जब मरीज़ बात कर रहा होता है तो उस बात करने के अंदाज से उसकी भावनाओं को समझकर तुरंत दवाई का चुनाव कर लिया जाता है, चाहे वो रूब्रिक मैं पेपर पे लिख पाऊँ या ना लिख पाऊँ। ठीक ऐसा भी इसी के केस में हुआ था। तो मैंने इसको केस टेकिंग के समय ही दिमाग में मेडिसिन आ गई और मैंने इसको तुरंत ही बता दिया, बिना किसी रिपोर्टरी देखे, बिना कुछ और कार्रवाई करे हुए। तो ये बड़ा क्विक प्रिस्क्रिप्शन होता है। ये तभी संभव है जब आप हर वक्त मेडिसिन की डीप जो एनालिसिस है, जो उसकी डेप्थ है, उसको एनालाइज करके समझने का प्रयास करते रहें। तो फिर आपके मन पर एक छवि उभर आएगी उस पर्टिकुलर दवाई की। तो जब रोगी आएगा तो उसके कुछ ही सेंटेंस से या उसकी 1-2 बातों से भी आप रोगी के लिए सटीक दवाई का सिलेक्शन कर सकते हो। तो अभी मैं आपके सामने बता रहा हूँ जो एनालिसिस मैंने किया, उसका सूक्ष्म एनालिसिस मैं आपको चार्ट के माध्यम से दे रहा हूँ। क्योंकि ये एक्यूट केस था, बुखार चलते 10-12 दिन हो चुके थे, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने सीधा इग्निशिया 1M खाने के लिए कहा, तो जो कि रोगी ने तुरंत ही ले ली और बहुत ही चमत्कारिक ढंग से उनको रिलीफ भी आया। परंतु उस रिलीफ को वो जज नहीं कर पाए कि ये वास्तव में मेरे को रिलीफ आया है या मेरी वैसी ही हालत है, जबकि मैंने तुरंत उनके फ़ोन कॉल से भी जज कर लिया था कि इनको रिलीफ आ चुका है, यानी हमारा इग्निशिया का प्रिस्क्रिप्शन पूरी तरह से सटीक है। तो ये क्यों होता है? एक तो लोगों के दिमाग में ये धारणा नहीं होती कि हमारी दवाई इतनी तेज़ी से काम कर सकती है। दूसरा प्री ऑक्यूपाइड नोशंस हैं कि होम्योपैथिक धीरे काम करती है। और तीसरा, लोगों को शायद इतनी स्थिति बदलने के बाद भी समझ ही नहीं आता कि उनकी स्थिति बदल गई है, क्योंकि होम्योपैथिक जो मेडिसिन है, जो सिमिलिमम है, वो इतने सूक्ष्म रूप से और इतने बेनेवोलेंट ढंग से काम करती है, रिपेयर करती है वाइटल फोर्स की,
कि इंसान को स्वयं नहीं पता लग रहा कि वो सुधर रहा है या नहीं सुधर रहा, लेकिन कुछ समय पश्चात आते ही वो सुधरा हुआ जब काफ़ी दिख जाता है तब भी रोगी को समझ आता है कि मैं सुधर रहा हूँ। तो ये फॉलो अप की बात हुई। तो इसमें हम रूब्रिक समझ लेते हैं। तो रूब्रिक जो लिया था वो था डिसकंसल्टेड। तो इसमें 2 दवाइयाँ मेनली होती हैं, इग्नेशिया एंड ब्रायोनिया। अब दोनों की जो नेचर है वो पूरी तरह से अलग है, तो किसी भी लेवल पे हम इन दोनों दवाइयों को कंफ्यूज कर नहीं सकते, इतनी ज़्यादा अलग नेचर है इनकी। जैसे इग्नेशिया है वो हमेशा जो भी मॉरल की बातें होती हैं कि ये सही है, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, उसने गलत कर दिया वगैरह वगैरह, तो जो ये मॉरल संबंधित बातें हैं उनको वो बहुत गंभीरता पूर्वक लेता है। अगर कोई ऐसा रिमार्क कर दे कि ये तो गलत काम कर रहा है, या इसके मन में ही आ जाए कि ये जो काम कर रहा है वो मॉरली ठीक नहीं है, चाहे कानून के हिसाब से वो ठीक हो पर इंसानियत और धर्म के हिसाब से वो ठीक नहीं होगा, नहीं बैठेगा, उसके दायरे में नहीं आता है, तो इसको तुरंत परेशानी होने लगती है। जो किसी भी रूप में परेशानी इसको महसूस हो सकती है, भूख मरने में, जॉन्डिस बदले में, हार्ट अटैक आने में, किसी भी तरह के बीमारी में ऐसी सोच कन्वर्ट हो सकती है। तो इस किस्म की फीलिंग रखना हमेशा नुकसानदायक होता है। तो अभी मैं आपको वो एनालिसिस तो दिया, अब इसके बाद मैं आपको रोगी का फॉलो अप सुनाता हूँ जो बहुत ही चमत्कारिक है, क्योंकि कुछ ही सेकंड में इसको 15 दिन का बुखार कुछ ही सेकंड में रिलीफ आना शुरू हो गया, परंतु रोगी को काफ़ी देर तक समझ ही नहीं आया कि उसको रिलीफ आ रहा है। तो इस ऑडियो से आप सुने। हाँ सर, प्रणाम। हाँ प्रणाम सर, वही इग्निशिया 1000 पावर में खुराक लिए। हाँ, तो अब कुछ तो जरूर थोड़ा मोड़ा अंतर दिख रहा है, लेकिन अभी हमको समझ में नहीं आ रहा है वो क्या अंतर दिख रहा है। सर हमको थोड़ा सा सर एनर्जी लेवल थोड़ा सा हमको जैसे लगे है कि बढ़ी हुई है। अच्छा ठीक है, अभी आपको नहीं, हाँ। अभी आपको थॉट प्रोसेस दिमाग उधर से हटा है ना, अपनी जो भी समस्याएं थी ना, बीमारी जॉब वाली, उधर ध्यान जा रहा है, नहीं जा रहा है जैसे पहले दिमाग पे बोझा बना हुआ था। अभी तो फिलहाल सर उधर नहीं ध्यान है। हाँ। तो मैं अपनी एक मैंने परेशानी बताया था, वो सवेरे जब 8 बजे ड्यूटी का समय 9 बजे होता है, तब से लेके 2 बजे 3 बजे तक मुझे वो उस पे ज्यादा ध्यान होता है सर। बाकी 3 बजे के बाद तो ड्यूटी ऑफ हो जाती है। तो अब शाम को तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। वो तो शाम को तो टाइम निकल ही गया, लेकिन कल की चिंता तो आ ही रही थी ना, तभी तो बताया मुझे। हाँ सर, वो तो है सर, वो तो रहता है कि हमें ड्यूटी छोड़ के आके कब तक अच्छा नहीं लग रहा था। अभी ठीक है, टेंशन मत लो, कोई दिक्कत हो तो। इतनी दूर मेरे को बैठे हुए टेलीफोन पर इसके बारे में जानकारी पता लग गई कि हमारी दवाई का असर इसके ऊपर 100% हो चुका है, क्योंकि इसके बोलने का अंदाज काफ़ी हद तक बदल चुका था। अब ये दवाई खाने के बाद इंतज़ार करने के लिए तैयार था। तो ये चीज़ दिखाती है कि इसकी मानसिक अवस्था बदली है, और जो वर्तमान अवस्था है अब ये उस वर्तमान अवस्था में भी स्वयं को रखने के लिए तैयार है। तो यानी जो पुरानी अवस्था थी कि मुझे किसी तरह से भी ठीक हो जाऊं, मेरे से कमजोरी लग रही है, मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो अवस्था अब हट गई है। तो इससे हमें कंफर्म हो गया कि हमारी मेडिसिन पूरी तरह से ठीक है। इसलिए हमने इसको कहा कि अभी आप अगले दिन वेट करो, जबकि रोगी को बिल्कुल नहीं पता लग रहा था कि वो ठीक है। तो जब अगले दिन वेट करा, दोबारा इसने फ़ोन किया, तो मैं उसकी ऑडियो आपको सुनवाता हूँ कि उसने क्या कहा और कितना चमत्कारिक ढंग से ये इलाज हुआ। पहले दिन समझ नहीं आया, लेकिन जब पूरा ठीक हो गया तब इसको पता लगा कि मेरी दवाई की एक्शन कितने सेकंड में शुरू हो गई थी। तो अब 2 दिन के बाद का जो फॉलोअप है उसकी आवाज़ में आपको सुनवा रहा हूँ। Sir, our country indeed has world of challenge of COVID-19. COVID-19 is not over yet. We need to observe maximum precaution. Till a cure is found, do not become complacent. जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं. Please
हेलो, हाँ सर। वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, दोबारा बताओ सब कुछ। वो सारी चीजें सर, वो फीलिंग कैसे लाएंगे आप? फीलिंग नहीं है तो फिर भी कुछ जो भी हुआ वैसे तो बताओ ना। नहीं भी है फीलिंग तो कोई बात नहीं, अब क्या करें। वो सर दिक्कत वही थी कि 5-6 दिन तक तो बुखार रहा, 2-3 दिन शुरू में लापरवाही हमसे हुई। हाँ और उसके बाद सर जो है एंटीबायोटिक खा भी रहे थे, हाँ बिल्कुल बेड रेस्ट कर रहे थे, फिर भी कमजोरी इतनी ज्यादा थी, जब बुखार चढ़ रहा था तो लग रहा था कि उठना बैठना खड़ा होना तक मुश्किल हो गया था बिल्कुल। हाँ हाँ और जो है अब मैं सोच रहा था कि ड्यूटी कैसे जाऊंगा। बार बार ये दिमाग में आ रहा था कि ड्यूटी इतने दिनों से छोड़ के बैठा हूँ, हाँ इसको लेके भी परेशान था मैं। हाँ हाँ। यही सारी चीज। जी सर। मतलब अभी अभी क्या हालत है आपकी पूरी? अभी मैं बहुत रिलैक्स हूँ सर। रिलैक्स मतलब कैसे, मतलब फिजिकली मेंटली? मेंटली और फिजिकली दोनों सर। जैसे अब मुझे एनर्जी फील हो रही है सर। अच्छा। जब उस दिन इग्निशिया मैंने लिया ना सर, और दोबारा आपको जब बताया था, हाँ जैसे इग्निशिया लेते ही मैंने जो ड्रॉप डाला तो हाँ। जब दवा मैंने अपने ही निकाला रैक से और डाला, हाँ जैसे मुझे पैर में उस समय थरथराहट थी। हाँ। तो इग्निशिया लेते ही मुझे लगा कि नहीं, थरथराहट खत्म हो रही है मेरी। अच्छा हाँ, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे रिलैक्स हो रहा है। अच्छा। हाँ। अच्छा तो वो मतलब आपको ये कितनी देर बाद पता लग गया था इग्निशिया खाते ही? इग्निशिया मैंने जबान पर डाली और फिर इग्निशिया मैंने जबान पर डाली और फिर वो दवा शीशी रखी अंदर, उतने देर में ही मुझे पता लगा था। मतलब 1-2 मिनट 3 मिनट में हो गया? और मिनट से भी कम समय। मिनट से भी कम समय में हो गया ना? हाँ सर। हाँ 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 हाँ। जैसे जैसे कोई एनर्जी मैंने पैर में मेरे जा रही हो। हाँ हाँ हाँ। वो तुरंत मुझे महसूस हुई सर। तो मतलब वही है ना, देखो एक्यूरेट प्रिस्क्रिप्शन होता है। जी सर, जी सर, यही है सर एकदम। तो मैं आपकी दवाओं में देखता हूँ सर। है? मैंने जितने भी केस आपके पास दिए, मैंने देखा कि वो एक्यूट वाले परेशानियां तो तुरंत का तुरंत, किसी का चाहे धावी का केस रहा हो, हाँ। चाहे मैंने एक मेरी कलीग थी सर, उसको वो ब्रेस्ट में वो गांठ थी, उसका भी दिया था, उसको भी काफी रिलीफ है सर। हाँ हाँ हाँ। उससे मेरी बात हुई थी। हाँ हाँ हाँ। तो जो है क्या नाम है, वो तो मैं अपने वाले केस में सर देखा ही। हाँ हाँ। मेरा तो अब यही है सर, क्या बताऊं, मेरे पास अब यहाँ नौकरी नहीं होती तो मैं 1-2 साल आपके पास आके सहयोग भी सीखता और ये भी नहीं, सहयोग तो आप अपने घर पे ही सीखोगे ना, मेरे पास आने की जरूरत नहीं होती सहयोग के लिए। नहीं, वो सही है सर, लेकिन अब जब तक सर कोई सर्किल ना हो ना, मैं तो यहाँ अकेला फंस गया हूँ, कोई है ही नहीं। कोई बात नहीं, कहीं भी कोई नहीं, आजकल हमारे सारे लॉकडाउन ही बंद है सेंटर। अच्छा। तो ये जो वीडियो है ना वहाँ के, उसी से सीखा जाता है। जी जी। वो हाँ, वो सिखाएंगे। आपकी इच्छा होगी तो वीडियो से मिल जाएगा आपको। जी जी सर। इच्छा नहीं होगी तो फिर चाहे कोई भी दुनिया का ताकत आपको नहीं करा सकती। जी जी सर। समझे? चलो, मतलब ये है कि इग्निशिया लेते ही आपको बहुत ही अच्छा रहा। जी सर। और अभी फीवर कुछ नहीं है आपको? हाँ, अभी तो 2 दिन से तो सर मैंने वो सारी दवाएं एंटीबायोटिक उसी समय बंद कर दी। तो ये 9 की शाम थी, आज 11 तारीख के बीच। अभी आपने देखा कि कैसे शॉर्ट बिल्कुल ही दवाई खिलाते ही कितना ज़बरदस्त इसका इफ़ेक्ट आया। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि ये इंसान जो सबसे ज़्यादा था, बीच बीच में, एक तो पहले जब इसने फ़ोन उठाया और कहा कि मेरा सांस फूल रहा है, मैंने उसको कहा, तो इसका मतलब ये था कि वो जो सांस फूलना था वो अस्थमा का नहीं असर था, बल्कि ये ऐसे लग रहा था कि जैसे आदमी हिम्मत हार जाता है। और उसने उसको बताया भी कि जब इतने किलोमीटर जाना, इतने किलोमीटर आना, तो अब मैं कैसे करूँगा। दूसरा, जब इसने पहले एलोपैथिक इलाज कराए हो, खुद होम्योपैथिक डॉक्टर, वो भी मेडिकल ऑफिसर गवर्नमेंट डिस्पेंसरी में लगा हुआ है, उसके बावजूद भी इसने ट्रीटमेंट लिया एलोपैथिक, वो भी अपने फादर से। तो इसका मतलब इसे खुद ही पहले ही हथियार डाल चुका था कि होम्योपैथी से कुछ होगा नहीं, या इसको समझ ही नहीं आ रहा था।
तो उस स्थिति में इसका मन इतना काम ही नहीं कर रहा था कि मैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लूं और उससे ठीक हो जाएगा। तो इसने चूज किया एलोपैथी का रास्ता। अब होम्योपैथी पहले ही बंद कर लिया ऑप्शन, या याद ही नहीं आया। सेकंड ऑप्शन हुआ फादर का एलोपैथिक ट्रीटमेंट, उससे भी जब 8-10 दिन इलाज होकर ठीक नहीं हुआ तो वहाँ भी हथियार डाले इसने कि नहीं अब तो क्या कर सकता हूँ, अब तो कोई रास्ता दिख नहीं रहा। ऑफिस जाने की जो टायर्डनेस आनी थी, टाइम लग रहा था, उसकी भी हिम्मत इसके अंदर नहीं थी, वो भी एक रास्ता बंद हो गया। तो हर किस्म से बुखार उतर नहीं रहा, कमज़ोरी बढ़ रही है, हिम्मत ही नहीं रही है कुछ करने की। तब इसको मेरा याद आया, जबकि ये पहले भी कितने ही लोगों का इलाज मेरे से सफलतापूर्वक करवा चुका है। तो इसका मतलब है कि ये जो सिचुएशन है, स्थितियां हैं, उससे फाइट करने की इसके अंदर ताकत नहीं है। ताकत नहीं यानी इसको समझ ही नहीं आ रहा, न समझ आ रहा, शरीर से हिम्मत नहीं है, दिमाग से समझ नहीं आ रहा। तो इस स्थिति को कहते हैं डिसकंसर्टेड, क्योंकि ऐसी स्थिति में आदमी फिर हार मान ही लेता है, स्वीकार करके शांत बैठता है। शांत मतलब कि जैसे उसका दिल दिमाग अब काम करना बंद कर दिया, अब करूं तो करूं क्या। तो ये जैसे अपने आप को पूरी तरह से लॉस्ट पाता है अपने आप को, तो इसको कहते हैं डिसकंसल्टेड। दूसरा रुब्रिक जो हमने लिया था वो था मॉरल, सेंसिटिव टू मॉरल फीलिंग। मॉरल जो नैतिकता है वो आदमी की अपनी बनाई हुई होती है। मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट कुछ अलग अलग होता है। जैसे इलेक्शन आते हैं तो इलेक्शन कमीशन मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लागू कर देता है, जबकि वही काम इलेक्शन के बाद नेता लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब इलेक्शन डिक्लेयर हो जाता है तो वही काम नहीं करते। तो मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि किस तरह का बिहेवियर हमारा होना चाहिए। अब वो तो दूसरों के द्वारा निर्धारित हुआ, पर इंसान का अपना जो सोच है, अपने संस्कार हैं, उसके अकॉर्डिंगली भी वो खुद डिसाइड करता है कि ये ऐसा करना गलत होता है और ऐसा करना सही होता है। कि कुछ जैसे कम्युनिटी हैं, कुछ क्लासेस हैं, तो वहाँ वही काम को बुरा नहीं माना जाता और बहुत सारी जगह उसी काम को बुरा माना जाता है। मान लो अगर आप हाई सोसाइटी की बात करो, फिल्म इंडस्ट्री की बात करो, तो वहाँ जनरली लड़कियों का बॉडी एक्सपोज करना कोई बहुत बड़ा इमोरल एक्ट नहीं माना जाता। लेकिन वही काम अगर जो हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं या और भी छोटे तबके के लोग हैं, तो वहाँ पर बॉडी को थोड़ा सा भी एक्सपोज करना या कुछ ऐसे इरोटिक जेस्चर्स शो करना, वो सब फिर गलत माना जाता है। तो इसका मतलब है या वो खुद उसको उसकी नस नस में इतना भरा हुआ है कि ऐसा इरोटिक ड्रेस पहनना ये गलत होता है। तो आदमी का जो मॉरल कंडक्ट होता है वो खुद बनाया हुआ होता है, और ये रूब्रिक है ओवर सेंसिटिव टू मॉरल इम्प्रेशंस। तो यानी उसके मन पे जो संस्कारों की छाप पड़ी हुई है कि ये गलत है, ये सही है, तो उसको बड़ी बारीकी से वो लेता है। अब इसको क्या है कि इसको एक ही है कि मिडिल क्लास आदमी कि भाई काम करो तो पैसे लो, हराम का नहीं खाओ। तो इस तरह अब इसको लग रहा है कि मैं ऑफिस से छुट्टी करके बैठा हुआ हूँ, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से मेरी सैलरी तो आ रही है, तो इसलिए वो इसको ठीक लग नहीं रहा। तो ये एक नैतिकता है इसकी अपनी बनाई हुई। तो दूसरा रुब्रिक हो गया सेंसिटिव टू मॉरल इम्प्रेशंस। थर्ड रुब्रिक हमने लिया था कंफ्यूजन ऑफ माइंड, हीट ड्यूरिंग। यानी कंफ्यूज जब आदमी होता है तो उसको सारी स्थितियां सब जैसे दिमाग में गड़बड़ सी हो गई हैं, मिक्सअप हो गई हैं, उसको समझ नहीं आ रहा होता कि किधर से मूव करना है। अब जब बुखार हुआ, होम्योपैथ होने के कारण भी इसको ये समझ ही नहीं आया कि ये बुखार कैसा बुखार है। उसे लगा ऐसा ही होगा, साधारण बुखार होगा, अरे क्या करूं क्या नहीं करूं, इसका इलाज करूं ना करूं, एक कन्फ्यूजन किसी स्थिति में रही। तो इसलिए उसको लिया था हमने कन्फ्यूजन हीट ड्यूरिंग। अब ये तो सारी रूब्रिक्स की बात रही, लेकिन रूब्रिक्स के अलावा भी इंसान को, होम्योपैथ को जो मेडिसिन की समझ है वो सूक्ष्म लेवल पे होनी चाहिए। जैसे
वो कैसे आएगी? वो तभी आएगी जब हम हर रूब्रिक को इंडिविजुअली पढ़ें और उसको समझने की कोशिश करें। फिर सारे रूब्रिक एक ही दवाई के उसको पढ़ें, आपस में उनका तालमेल बिठाना, कोऑर्डिनेशन बिठाने की कोशिश करें कि एक दूसरे का रूब्रिक का लिंक आपस में क्या बनता है। तो जब आप ये सब करेंगे तो फिर दिमाग में अपने आप ही एक एक्शंस चलती रहेंगी, थॉट प्रोसेस चलता रहेगा और आपको ये सारे रूब्रिक तो दिमाग से एक किस्म से वॉश आउट हो जाएंगे और एक मेडिसिन की फील आना शुरू हो जाएगी। उसका एक इमेज इसी दिमाग में बननी शुरू हो जाएगी कि इग्निशिया का रोगी ऐसे बिहेव करता है, पल्सैटिला ऐसे बिहेव करता है। तो वो जो बनेगी छवि उन दवाइयों की, हालांकि उसके पीछे रूब्रिक आपके दिमाग में ऑलरेडी होंगे थोड़े बहुत, पर जब केस लेते समय वो सारे रूब्रिक आपके दिमाग में नहीं आएंगे। तो ये जो इस तरह से बनेगी छवि, तो तब मरीज के कुछ ही सेंटेंस के आधार पर, उसकी बॉडी लैंग्वेज के आधार पर, उसके जेस्चर्स के आधार पर, उसके और हजारों चीज़ें होती हैं, पहनावा, उठना बैठना, उसके आधार पर आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये किस मेडिसिन की पर्सनैलिटी को दिखा रहा है। तो इसलिए प्रिस्क्रिप्शन फिर आसान हो जाएगा। जैसे अभी मैंने सिर्फ सांस फूलने पर ही इसको डिसकंसल्टेड रूब्रिक बना लिया और जब मोरल की बात करी, इग्निशिया बन गई, तो कुछ ही सेकंडों में सिलेक्शन प्रॉपर हो गया और बड़ा अच्छा काम किया उसने। तो ये काम करने का और दवाइयों को समझने का तरीका है, इसीलिए मैंने ये लिविंग केस डाला है। ये एक्चुअली मरीज की रिक्वेस्ट पे डाला जा रहा है। उन्होंने ही कहा था मुझको कि आप इस केस को डाल दीजिए ताकि मैं भी समझ सकूं कि आपने ये एनालाइज कैसे किया इतनी जल्दी और इतना फास्ट रिजल्ट क्यों आ गया। अब इन्होंने तो रिक्वेस्ट तो कर दी, पर उस समय हमारी वीडियो जो भी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन था वो किसी कारण से रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो इसलिए मैंने इसको दोबारा कहा कि आप दोबारा बात करके मुझे रिकॉर्ड करवाओ। ये वजह थी उसकी। तो आशा है कि आपको इग्निशिया कुछ हद तक समझ आएगी। और ऐसे केसेस तो हमको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मिलते हैं, डिसकंसर्टेड वाले जो मॉरली के कारण, अपने नैतिकता के कारण चीज़ों को नहीं करते हैं और हालात से लड़ते लड़ते हार जाते हैं। यानी आपके सामने कंडीशंस बड़ी एडवर्स होती हैं, आपका मन होता है रिएक्ट करने का, पर आपके मन में जो रिएक्शन आ रही हैं उनको आप सबके सामने एग्जिबिट नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करना आपके संस्कारों के विरोध में होता है। तो इतनी छोटी सी बात से ही आपको इग्निशिया प्रिस्क्राइब कर देनी है, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी बीमारी में हो, किसी भी एज ग्रुप में हो, वो आपको बड़ी सफलतापूर्वक कर सकते हो। तो मैं समझता हूँ धन्यवाद इस चीज़ के इग्निशिया के लिए। अब सामने आपको देख रहे हैं कि ये वीडियो लगाया है मैंने बैकग्राउंड में श्री माता जी निर्मला देवी का। ये इसलिए लगाया जाता है कि श्री माता जी निर्मला देवी इस युग में आदि शक्ति, यानी जिसने सृष्टि रचाई वो शक्ति का अवतरण है। श्री माता जी निर्मला देवी संपूर्ण अवतरण है। तो जब हम इनके वीडियो के आगे, इनके चित्र के आगे दोनों हाथ फैलाकर बैठते हैं और इनसे मन में प्रार्थना करते हैं कि माँ मुझे आत्मज्ञान दो, तो खुद ये वीडियो श्री माता जी का चित्र आपकी बात को सुनता है और आपके शरीर पर काम करता है। तो जिसके द्वारा आपके शरीर में जो कुंडलनी सुप्तावस्था में है वो जागती है और धीरे धीरे आपके स्पाइनल कॉर्ड से उठती हुई तालू को छेदकर सिर से बाहर आकर परमात्मा की शक्ति से आपको जोड़ देती है। इस घटना को योग कहते हैं। तो अब जब ये वीडियो देखेंगे, मेरा कोई भी वीडियो जिस पे श्री माता जी का फोटो है, तो दोनों हाथ खोल के बैठें, माँ को देखते रहें, कान मेरे वीडियो पे रहें और उनसे सिर्फ कहें कि माँ मुझे आप आत्मज्ञान दो, मुझको अपना प्यार दो, मेरी कुंडलनी जगाओ। ऐसे कुछ भी जो मन में आता है प्रार्थना कर लें और वीडियो देखते रहें। तो उस समय शायद आपको ना अनुभव हो, लेकिन आपकी ये प्रार्थना निश्चित रूप से सुनी जाएगी और आपके अंदर कुंडलनी जागृति की क्रिया शुरू हो जाएगी। तो
तो उसमें कितना समय लगेगा, 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 2 महीने लगे, ये आपके व्यक्तिगत आंतरिक अवस्था पर है, पर होना शुरू हो जाएगा। और अगर आपकी ये कुंडली जाग जाती है तो फिर आपके ज़िंदगी से हर किस्म की परेशानी दूर होने लगेगी, चाहे वो सेहत की हो, मन की हो, पैसे की हो, समाज की हो, काम धंधे की हो, सुरक्षा की हो, किसी भी चीज़ की। तो परमात्मा आपको अपनी गोद में उठा के बिल्कुल सुरक्षित रखेंगे, खुशहाल रखेंगे। इसलिए ये वीडियो लगाया जाता है ताकि मन में आपके जिज्ञासा पैदा हो जाए कि होम्योपैथी के सब्जेक्ट के साथ ये वीडियो लगाया क्यों गया है। तो उसकी वजह मैंने बताई है, ये आपके लिए लगाया गया है, आपके हित में, ना कि एडवर्टाइजमेंट के लिए लगाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी मैं श्री माता जी के ऐसे वीडियो लगाकर और अपने होम्योपैथी के वीडियो के द्वारा आपको ज्ञान देता रहूँगा।